Hello my dear students, welcome to Motion Education. Myself Priyanka Vaishnav, your मैथमेटिक्स फैकल्टी. बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये चैप्टर आप क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ते हैं, मतलब उसका नेम ही ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पर आप प्रॉपर डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ते हैं. जैसे ही आप क्लास 11th में जाते हैं तो वापस से आप ये टॉपिक वहाँ पर भी पढ़ते हैं, बट प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं. एंड चैप्टर नंबर 9 है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें फिर से आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानते हैं. अब हो सकता है आप ये सोचें कि मैम हमें आप क्यों बता रही हैं कि ये चैप्टर हम क्लास 10th में पढ़ेंगे या क्लास 11th में भी पढ़ेंगे. तो बताने का एम ये है, अगर मैं कहूँ कि 10th की नॉलेज के बेस पे आप मेंस में आए हुए क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो है ना ये इंटरेस्टिंग. ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे लिए. सो ये क्वेश्चन है जो जेईई मेंस 2023 मीन करंट सेशन में आया हुआ है. इसको हम 10th की नॉलेज पे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए आइए जानते हैं. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने से पहले या उसे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे दैट व्हाट इज द मीन ऑफ सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन. सो सीक्वेंस क्या होता है, काफ़ी सारे नंबर्स हैं, आपने उन्हें अरेंज कर दिया एक पर्टिकुलर ऑर्डर में. जैसे कि नंबर को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, नहीं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. से 100, 90 ये हो गया, फिर अपने पास 80, इसके अलावा अपन ने ले लिया 18 ले लिया, एटसेट्रा कोई भी टर्म है. तो देखो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो इनको अगर आप पर्टिकुलर एक ऑर्डर ले लिया, वो क्या कहलाते हैं, सीक्वेंस. वापस से देखो 2, 4, 6, 8, 10 एटसेट्रा, हर एक टर्म आपको कब मिल रही है, जब आप प्रीवियस टर्म में कुछ एड ऑन करते जा रहे हैं. सो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब होते हैं सीक्वेंस. ठीक है, क्या कहते हैं इनको, सीक्वेंस. बट बात करते हैं प्रोग्रेशन के लिए. प्रोग्रेशन में एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, एक सर्टेन ऑर्डर फिक्स होता है, उसी को फॉलो किया जाता है. जस्ट लाइक अगर मैं फर्स्ट बात करूं, ये जैसे सेम एग्जांपल हमने लिया, इसी तरह से एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया 12. ठीक है, 12, 14, 16, 18, देन 20 एटसेट्रा एंड सो ऑन. सेकेंड हमने एग्जाम्पल ले लिया वापस से 6, 12, 24, 48 एटसेट्रा. अब इन दोनों को ध्यान से देखो, हर एक टर्म आपको कब मिल रही है, जब आप इसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर ऐड कर रहे हो और नंबर सेम है. +2 आपने किया, यहाँ पर भी +2 किया, यहाँ पर भी +2 किया. तो जब आप प्रीवियस टर्म में जब आप नंबर उसमें एक फिक्स टर्म ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट टर्म मिलती है, तो उसे कहा जाता है एपी. क्या होती है वो, एपी मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और जब हमें पता है ना कि फिक्स हमारे पास एक फाइनल ऑर्डर है, तो वो सब क्या कहलाते हैं, प्रोग्रेशन कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं, प्रोग्रेशन. मैम सीक्वेंस में भी तो हमने सेम एग्जांपल लिया यहाँ पर, बट ये रूल नहीं होता. जैसे कि अगर मैंने लिख लिया यहाँ पर 11, ये हो गया 13, 13 के बाद मैंने ले लिया 19, फिर इसके बाद हो गया 21, और भी इस तरह से लिख लिया. बट यहाँ पे देखो जो टर्म मैं ऐड कर रही हूँ, वो जो नंबर ऐड कर रही हूँ वो फिक्स नहीं है, कुछ भी नंबर है. इन दोनों का डिफरेंस अलग है, इन दोनों का डिफरेंस अलग है. लेकिन प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो रूल है कि अगर आपने ये पर्टिकुलर नंबर ही ऐड किया है, तो आपको वही ऐड करना होगा पूरी सीरीज में. तो वो क्या बन जाता है, प्रोग्रेशन. और पर्टिकुलर नंबर से अगर आपने मल्टीप्लाई किया है, तो वही नंबर आपको पूरी सीरीज में मल्टीप्लाई करना होगा. जब ऐड करते हैं तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं जीपी. जीपी मीन यहाँ पर होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन. क्लियर. थर्ड इसी तरह से एक और होता है एचपी. एचपी यहाँ पे हैंस प्रूफ के लिए स्टैंड नहीं करता, इट इज स्टैंड फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन. क्या होता है, जैसे कि 1/12, 1/14. दैट ये क्या किया, तो जब एपी की टर्म्स को आप रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो जो प्रोग्रेशन या जो सीरीज आपके पास बनती है, जो सीक्वेंस बनता है, उसे हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं. 1/16, 1/18 एटसेट्रा. क्लियर. सो बेसिकली ये तीनों क्या कहलाते हैं, तीनों प्रोग्रेशन कहलाते हैं. ठीक है, क्या कहलाते हैं, तीनों प्रोग्रेशन कहलाते हैं. बट सीक्वेंस में आपके पास क्या होता है, सीक्वेंस एक तरह से प्रोग्रेशन का भी कॉम्बिनेशन है, कि जो भी है आपने कैसे भी ऑर्डर में अरेंज किया, सीक्वेंस सबको एक्सेप्ट कर लेता है. बट प्रोग्रेशन ने पर्टिकुलर रूल लगा दिए कि नहीं है, तो ये सीक्वेंस का ही एक पार्ट, बट केवल इसी तरह के अगर आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, तो ही हम उसे प्रोग्रेशन में काउंट करते हैं. क्लियर. तो आई थिंक एपी आपको समझ में आ गई होगी. अब स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन से. सो एपी का फॉर्म होती है आपके पास, एपी है लिस्ट ऑफ नंबर इन विच नेक्स्ट टर्म कब मिलती है, जब आप प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स टर्म ऐड कर देते हैं. मान लीजिए एपी मैंने यहाँ पे ले ली A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन एटसेट्रा चलती जा रही है. कहाँ तक, मान लीजिए एन टर्म हो गई एन, और उसके आगे भी काफ़ी सारी टर्म है, मैंने एम तक ले ली. एम मतलब एम वाली टर्म है, उसके आगे भी हो सकती है क्या, बिल्कुल काफ़ी सारी टर्म हो सकती है. सो A1 क्या कहलाती है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म ऑफ दी एपी. क्या कहलाती है, फर्स्ट टर्म. इसको मैंने लिख लिया A1. मान लीजिए A1 की वैल्यू A है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो हम अज्यूम करेंगे ना, तो हमने इसकी फॉर्म लिखी है. A2 कब मिलेगा आपको, जब आप A में फिक्स नंबर ऐड करते हैं, और इस फिक्स नंबर को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस. क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस. तो ये आपको नेक्स्ट टर्म मिल गई, यानी कि A2.
फिर A3 आपको कब मिलेगी, जब आप A2 में यानी कि A प्लस डी में वापस से D ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 2D बनेगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा। नेक्स्ट A4 आपको कब मिलेगा, जब आप थर्ड टर्म में यानी कि A प्लस 2D में एक और D ऐड कर देते हैं। D है मतलब ये फिक्स नंबर है जिसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं D को, कॉमन डिफरेंस। D स्टैंड फॉर कॉमन डिफरेंस। और A यहाँ पे क्या होती है, फर्स्ट टर्म कहलाती है। क्लियर, कितना बन गया अपने पास, देखो A प्लस 3D। सिमिलरली अगर मैं n टर्म तक जाऊं, n की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ, n की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या बनेगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कि ये क्यों फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्म हुआ है, तो ध्यान से देखो। अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करी तो a लिखा, a को मैं a प्लस 0d लिख दूँ, लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू a। सेकेंड टर्म में d के साथ d का कोफिशिएंट कितना है, 1। थर्ड टर्म में d के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2। फोर्थ टर्म में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं a5 के बारे में बात करूंगी तो a प्लस 4d मुझे मिलेगा। a6 के बारे में बात करूंगी तो a प्लस 5d मुझे मिलेगा। तो अगर मैं an के बारे में बात करी तो a प्लस n माइनस 1d मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर मैं m टर्म के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, यानी कि am की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो क्या मिलेगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये आपको ध्यान रखना है, ये होती है n टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, n टर्म कहते हैं, n टर्म ऑफ एन AP। अब इससे एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको बात पता चलती है दैट कि अगर कुछ भी वैल्यू हमें दी हो, सीरीज आपको गिवन है, a की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, n मतलब कौन से नंबर की टर्म है, तो आप उसकी उस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। d भी आपको पता होगा, कॉमन डिफरेंस। क्लियर, आपको यहाँ पर एक और मैं बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, d की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, मीन कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, तो अगर आप राइट टू लेफ्ट आते हैं तो d की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। कुछ समझ नहीं आया, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि वैल्यू ले ली हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, ये एग्जांपल इसलिए क्योंकि बहुत बेसिकली अच्छे से समझ में आ जाता है। अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो d की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2, यानी कि हर डिजिट में अगर आप 2 ऐड कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है। बट अगर आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। -2 क्यों, क्योंकि आप ये भी तो कह सकते हैं कि 12 में आपने -2 ऐड किया। ये देखो 12 प्लस -2 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, 10 में आपने क्या किया, -2 ऐड किया विच इज इक्वल टू 8। अब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट का मीन क्या है, मतलब ये कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, फर्स्ट टर्म आपने 2 को कंसीडर किया, सो सेकंड टर्म 4 हो जाएगी, लास्ट टर्म यार कितनी बन जाएगी आपके पास, 12। अगर मैं कहूँ कि मैं तो फर्स्ट टर्म को 12 मानूंगी, ठीक, सो सेकंड टर्म कितनी बन जाएगी, 10, तो लास्ट टर्म मेरे पास क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। और उस कंडीशन में d की वैल्यू क्या बन जाएगी, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगी, अगर d पहले नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो nth टर्म होती है, अगर किसी AP में फिक्स है कि 10 के आगे कोई टर्म नहीं है, 12 के आगे कोई टर्म नहीं है, A12 की वैल्यू है, तो उसको हम क्या कहते हैं, L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। L स्टैंड फॉर लास्ट टर्म ऑफ द AP। क्लियर, सो ये 2-3 बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपकी आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। आगे हमें क्या देखना है, काफी सारी अगर मैंने सीरीज आपको दे दिया, वैल्यू दे दी AP की, पूरा एक सीक्वेंस है, और मैं आपसे ये कहूँ कि आप इनका सम फाइंड आउट करो, तो देखो 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, तो आपको सम फाइंड आउट करना बहुत ईजी होगा, आप इजीली ऐड कर सकते हो, उनका नॉर्मल से है हमारे लिए। बट अगर 100 टर्म है, फिर मैं आपसे कहूँ कि इन सभी का सम फाइंड आउट करो, तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हेक्टिक, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमारे लिए वो हो जाता है। सो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां पर a फर्स्ट टर्म के लिए स्टैंड करता है, d कॉमन डिफरेंस होता है, n मतलब कितने नंबर है उस टर्म में, या कितने नंबर आपको सम फाइंड आउट करना है। अगर किसी AP में 100 नंबर है या 100 टर्म है, बट मैंने आपसे कहा कि मुझे ओनली 30 तक का सम फाइंड करना है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि मुझे 50 वैल्यू जो है 50 टर्म्स है उनका सम फाइंड आउट करना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। क्लियर, अब इसको मैं क्या एक और वे में नहीं लिख सकती, देखो n/2 a प्लस ये जो पूरी वैल्यू है, ठीक है, किसकी वैल्यू हो रही है, an बन रहा है या नहीं बन रहा, कि ये an कैसे फॉर्म हो गया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला आपको बताया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको ध्यान से देखो, 2a को मैं a प्लस a की फॉर्म में ब्रेक कर सकती हूँ, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या बन जाएगा, n यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे लास्ट टर्म गिवन है किसी भी AP की, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, n/2 a प्लस l। ठीक है, अगर क्योंकि ये भी लास्ट टर्म अगर हुई,
जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया लास्ट टर्म हुई है तो n और l दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों को हम सेम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सम के बारे में कि nth टर्म आपको गिवन है उनका सम फाइंड आउट करना है, तो ये तीनों फॉर्मूला सेम ही है, एक ही फॉर्मूला को थोड़ा सा हमने यहाँ पे चेंजेस करके लिखा हुआ है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। क्वेश्चन में हमें कुछ वैल्यूज गिवन है। सबसे पहले देखो क्या हमें गिवन है वो लिखते हैं। एक ही हमारे पास एक सीरीज गिवन है a1, फिर इसके बाद a2, इसी तरह से चल रही है an। ठीक है, आपसे कहा गया दैट सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, सम का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने आपको बताया दैट Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। जस्ट अभी हमने ये फॉर्मूला देखा, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर मैं S4 फाइंड आउट करने को कह रही हूँ और उनका सम ऑलरेडी आपको गिवन है 50, ठीक है, हमें नहीं पता अभी क्वेश्चन में क्या करना है, बट हमने तो देख लिया जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो n/2 कितना हो जाएगा 4/2 विच इज इक्वल टू 4/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट जाएगा 2 टाइम, 2 से ये 25 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 3d। ठीक है, सो ट्रांसपोज करेंगे 3d इज इक्वल टू 9 विच इम्प्लाइज दैट d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3, तो ये तो d की वैल्यू आ गई। कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ से पता चल गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमसे और क्या कहा गया है, उन्होंने ये कहा है दैट कि अगर सम करते हैं हम लास्ट 4 टर्म का, तो देखो लास्ट के बारे में बात आ गई, लास्ट की 4 टर्म है, तो जो अभी लास्ट टर्म थी ये फर्स्ट टर्म बनेगी या नहीं बन जाएगी, बन जाएगी हमारे लिए। अगर मैं लास्ट से चल रही हूँ तो जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल में देखा था, तो इनका सम आपको गिवन है S4 इज इक्वल टू 170। मैम फिर से आपने 4 लिख दिया तो वैल्यू सेम हो गई, सेम नहीं हो गई। ये हम चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पर 8 है और इधर हम आ गए राइट टू लेफ्ट। सो फॉर्मूला क्या बनेगा n/2, तो 4/2 2a यानी कि ट्वाइस ऑफ an प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 4 एंड d कितना हो जाएगा, मैंने इसलिए बताया था d क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, सो -3। क्लियर, सॉल्व कर लेते हैं। 2 से कट हो जाएगा 2 टाइम, 2 से कट हो गया 85 टाइम, विच इम्प्लाइज दैट 85 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ an एंड -n। ठीक है, -9 हो जाएगा, क्यों 4 - 3 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। जब आप इसे ट्रांसपोज करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, देखो ट्वाइस ऑफ an विच इज इक्वल टू 94 इम्प्लाइज दैट an की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, देखो यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 47। ठीक है, an हमें पता चल गया 47 है। अब हमें क्या करना है, ये आ गई an, मतलब जो ये वाली टर्म है इसकी वैल्यू 47। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था n टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है या नहीं होता, होता है। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि मैम हमें लेफ्ट टू राइट जाना है या राइट टू लेफ्ट जाना है, उन सबसे कोई लेना देना हमें नहीं है, वो केवल यहाँ तक मैटर करता था इस पार्ट के लिए। a की वैल्यू हमें पता चल गई, अब हम हमारा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू थी 47, a की वैल्यू हमें पता है क्या, बिल्कुल पता है, a कितना था 8। फाइंड क्या करना है, n भी तो फाइंड करना है, क्योंकि आपको मिडिल टर्म का प्रोडक्ट निकालना है। मिडिल टर्म जब तक पता नहीं चलेगी जब तक आपको n की वैल्यू नहीं पता, जब n पता करेंगे तभी तो मिडिल टर्म के बारे में बात करेंगे। सो n-1 इंटू 3 ट्रांसपोज किया हो जाएगा 39 विच इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ n-1। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 13 टाइम, सो n-1 विच इज इक्वल टू 13, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 14। ठीक है, ये तो आ गई n की वैल्यू। अब हमें मिडिल टर्म के बारे में बात करनी है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, मिडिल टर्म कितनी होगी, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। अगर टोटल वैल्यू 14 है, मिडिल टर्म a7 a8 होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। सो a7 मल्टीप्लाई 8 आपको फाइंड आउट करना है। पता क्या क्या है, a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू भी हमें पता है कितनी थी 3, हमने फाइंड आउट की थी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, a प्लस n-1 की जगह डायरेक्ट 6d लिख दूँ, ये हो जाएगा a प्लस 6d मल्टीप्लाई a प्लस 7d। वैल्यू पुट करते हैं 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये वापस से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये हो जाएगा 18 एंड 8 23, सो 26 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 29। सो ऐड करने पे 754 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर फॉर्म हो जाएगा। तो देखा बच्चों आपने, 10th के बेस पर भी आप मेंस में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं।
और अगर आप इसी तरह से अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, 9th-10th के कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारा तपस्या कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड पे कंडक्ट होता है। वहाँ पर आपको क्लास 9th एंड 10th के साथ ही जेई एंड नीट के लिए प्रिपेयर कराया जाता है। सो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके स्टूडेंट्स, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल मोशन फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच।